everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. आज की वीडियो है हमारी राइटिंग के ऊपर। राइटिंग के क्यों स्टूडेंट्स के स्कोर जो है वो 6 या 6.5 पर स्टक हो जाते हैं, क्यों उनका बैंड स्कोर 7 नहीं जा पाता, क्या ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं और उन्हें क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट करने चाहिए कि उनका स्कोर जो है 7 और 7+ जाए। यही सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है और डेफिनेटली आपका बैंड स्कोर जो है इम्प्रूव होगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, इन ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल पर आपको सारा आइल्स का मटेरियल मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन एंड रिव्यू की वीडियोस भी मिलेंगी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस अभी आनी बाकी हैं। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग आइल्स व्यूवर चैनल। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसी गलतियां जो हैं बहुत से स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से उनका बैंड स्कोर जो है 5.5, 6 एंड 6.5 तक ही रह जाता है। क्या है वो मिस्टेक्स? नंबर 1 कि उन्हें उनके सेंटर या आइल्स ट्रेनर ने ये बताया है कि आप ये वोकैब यूज़ कर लीजिए और आपका बैंड स्कोर जो है वो 7+ जाएगा। ऐसा नहीं होता। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप ऐसे कर रहे हो देन माय डियर आपका बैंड स्कोर नहीं आएगा। और बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो रेडीमेड टेम्पलेट, ये सच्चाई है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स जो आपको दिया होता है टेम्पलेट बना के कि हाँ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बेस्ड ऐसे का ये टेम्पलेट है, इसमें 30% या 40% मटेरियल लाइंस लिखी हुई हैं, सिर्फ आपको टॉपिक सेंटेंस ऐड करने हैं, अपने एग्जांपल्स ऐड करने हैं एंड ये टेम्पलेट आप अगर लिख कर आते हो तो डेफिनेटली आपका 7+ बैंड आएगा। बट ऐसा भी नहीं होता, ये हर बार काम नहीं करता। सच बोल रही हूँ इसलिए शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये कड़वा भी लगे बट यस यही सच्चाई है। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये तक कहा जाता है कि ये स्पेशली बुक है, अगर आप इस बुक से तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो 7+ आ जाएगा। ये भी नहीं होता। और ये भी है कि हाँ अगर अच्छी खासी आपकी ग्रामर है, ग्रामर की रेंज आपकी ज़्यादा है तो आपका बैंड स्कोर आएगा। ऐसा भी नहीं होता, उसे सही तरीके से यूज़ करना पड़ता है। ये तो मिस्टेक है जो कॉमन मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट करते हैं। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये वाली मिस्टेक डेफिनेटली ही करते हैं, वो क्या है? वो है आपका मार्किंग क्राइटेरिया। मार्किंग क्राइटेरिया 4 है, वो आपको अच्छे से पता है, सबको पता है, पर फिर भी उनकी टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कहीजन, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर जो है 6 एंड 6.5 तक ही स्टक होता है। और ये क्यों होता है, क्या होता है? टास्क रिस्पॉन्स की ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर देखिए, अच्छे से समझिए कि क्या होता है टास्क रिस्पॉन्स की। अगर आप अपने आइडियाज़ को रोंगली प्रेजेंट करते हो या फुल्ली आंसर नहीं करते हो देन आपका टास्क रिस्पॉन्स कम होता है और आपका टास्क रिस्पॉन्स सही ना जाने की वजह से आपका बैंड स्कोर जो है वो कम आएगा। कोहेरेंस एंड कहीजन, स्टूडेंट सिर्फ ये समझते हैं कि इसे लिंक करना या लिंकर वर्ड्स को ऐड करने को कोहेरेंस एंड कहीजन बोल दिया जाता है, कोहेरेंस एंड कहीजन बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिंकर्स ही यूज़ करने। आप अपने आइडियाज़ तो अच्छे हैं बट क्या आपने उन्हें प्रेजेंट अच्छे से किया है, क्या आपने उन्हें लॉजिकली ऐड किया है? ये सारी चीज़ें जब मायने करती हैं तो बनता है आपका कोहेरेंस एंड कहीजन। ये सारी बातें किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे बट आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 मार्किंग क्राइटेरिया है और उन्हीं मार्किंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर अगर आप अपना टास्क लिखते हो तो डेफिनेटली आपका बैंड स्कोर जो है वो 6.5 तो डेफिनेटली नहीं आएगा। इससे डेफिनेटली 1% जो है 1 बैंड का इम्प्रूवमेंट होगा। 7 और 7.5 और इवन 8 तक भी जा सकता है। 4 मार्किंग क्राइटेरिया, फर्स्ट है टास्क रिस्पॉन्स, सेकेंड कोहेरेंस एंड कहीजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इनको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं 7 ऐसे टिप्स जो आपको करने हैं जिससे आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा। फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो ये कि आंसर
ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको जितने भी पार्ट पूछे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको अच्छे से फुली प्रेजेंट करना है। ये आपका है स्टेप नंबर 1, जो आपका टास्क रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। फोर्थ सपोज कि आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, देन आपका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, देन गिव योर वन व्यू, यानी कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है आपका फर्स्ट व्यू जो है डिस्कस बोथ व्यू में से जो फर्स्ट वन व्यू है वो आपको फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में लिखना है। सेकंड व्यू में सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आएगा, एंड उसके बाद आपको अपना ओपिनियन भी देना है। थर्ड बॉडी पैराग्राफ आप बना सकते हो, देन कंक्लूजन। और बहुत से स्टूडेंट इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं कि वो अपने आंसर्स को फुली एड्रेस नहीं करते। क्यों? कि वो अपना ओपिनियन नहीं देते या अपना ओपिनियन सिर्फ एक सिंगल लाइन में देते हो, और सिंगल लाइन में आपका ओपिनियन एग्जामिनर को समझ नहीं आने वाला। सो उससे फुली प्रेजेंट कीजिए। ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको करना है। सेकंड, प्रेजेंट अ क्लियर पोजीशन। आपको क्लियरली अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना है, यानी कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं, 2 या 3 आइडियाज़ हैं, और वो तीनों के तीनों आइडिया एक बॉडी पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं, बट उसमें से एक भी आइडिया उनका फुली क्लियर नहीं होता, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। सो अगर आइडिया आप चाहे एक लिखो, बट उसे फुली क्लियर करना जरूरी है। ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने 9 बैंड सैम्पल आंसर की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सो आप जाकर स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरह से आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ कि बॉडी पैरा 1 में अगर आप आइडिया लिख रहे हो तो फर्स्ट लाइन आपकी आती है मेन आइडिया की। उसके बाद आपको उसे लिंक करना होता है, एक्सपेंड करना होता है सपोर्टिंग आइडिया के साथ। उसके बाद आपको एविडेंस देना होता है, उस बात का प्रूफ देना होता है। देन आपको एग्जाम्पल के सही वो दे सकते हैं। सो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, उसके बाद आपको रिजल्ट शो करना है कि इस सारे का रिजल्ट क्या निकल रहा है, इस आइडिया का रिजल्ट क्या है। उसके बाद आपको लिंक करना है लास्ट लाइन में, जो आपकी एंड होगा, कंक्लूजन होगा उस बॉडी पैरा का, कि हाँ मैं अभी भी उसी टॉपिक पर हूँ। तो इस तरह से मिलकर क्लियरली आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है। थर्ड स्टेप जो आपको करना है वो ये कि आपको सही स्ट्रक्चर और सही फॉर्मेट फॉलो करना है। सही स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट क्या? इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ, देन बॉडी पैराग्राफ 2, देन अगर ज़रूरत पड़े तो बॉडी पैरा 3, देन कंक्लूजन। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो अपने बॉडी पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का स्पेस नहीं छोड़ते। जब आपने इंट्रोडक्शन लिखी, देन एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है, स्पेस छोड़ना है, देन आपको बॉडी पैरा 1 लिखना है, उसके बाद स्पेस छोड़ना है, देन बॉडी पैरा 2 लिखना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ईजिली वो अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो ये आपको करना है। स्टेप नंबर 4 जो आपकी हेल्प करेगा आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव करने में, वो क्या है? यूज़ द लिंकिंग डिवाइसेस, लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स। बट एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि डू नॉट ओवर यूज एंड अंडर यूज इट। आपको ना तो इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना है, ना ही ज़रूरत से कम यूज़ करना है, यानी कि इनको वाइसली यूज़ करना है। और ये कौन से लिंकिंग डिवाइसेस हैं, मैं किन की बात कर रही हूँ? जिस तरह की आप यूज़ करते हो, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर साइड, ठीक है, ऑन द कंट्रेरी, हाउ एवर, डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, और टू add to it, apart from this is because, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह के जो भी लिंकिंग डिवाइस हैं वो आपको यूज़ करने हैं, बट सही जगह पर जहाँ पर यूज़ हो सकते हैं वहीं पर यूज़ करने हैं, ओवर यूज़ नहीं करना, फोर्सफुली कहीं पर भी ऐड करने की कोशिश नहीं करनी। नंबर 5 की यूज़ अ रेंज ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी की रेंज अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी रेंज अच्छी होने से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत समझ लेते हैं। ये नहीं है कि आपको एडवांस लेवल ऑफ वोकेबलरी आनी चाहिए, आपकी हाई प्रोफाइल वोकेबलरी हो तभी आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, उसकी रेंज अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर सपोज कि आपका हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपके दिमाग में हैं वो आपको उस टॉपिक में ऐड ऑन करने हैं। बैलेंस डाइट, हेल्थी डाइट, हेल्थ कॉन्शियस,
सो इस तरह से वर्कआउट, इस तरह के जो भी हेल्थ से रिलेटेड वोकैब है वही आपको यूज़ करनी है उस टॉपिक में। ये होता है आपका रेंज ऑफ वोकेबलरी। टूरिज्म से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक है हॉलीडे, ठीक है, टूरिज्म, इको टूरिज्म। आपको ये जो टॉपिक है ना, चेक इन, चेक आउट, इस तरह के टॉपिक, अकोमोडेशन, जो सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड की वोकैब है उसकी आपकी रेंज अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप फोर्सफुली किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता बट आपको लगता है कि हाँ ये एडवांस वोकैब है, ये फैंसी वर्ड है, ये मैं यूज़ करूँगा तो मेरे बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा, बट ऐसा नहीं है। आप सिंपल वोकैब लिख कर भी बैंड स्कोर ले सकते हो, बट सही टॉपिक पर सही वोकैब आपको ऐड करनी है। 6th पॉइंट है कि आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये तो हमारा मार्किंग क्राइटेरिया भी है 4th, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें वैरायटी शो करनी है। ये नहीं कि आप सारे के सारे सेंटेंस ही कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स राइटिंग करते हो देन डेफिनेटली आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है, या फिर ये स्ट्रक्चर अगर आप यूज़ करते हो तो आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है दरअसल कि आपको रेंज ऑफ वोकेबलरी, रेंज ऑफ ग्रामेटिकल जो है, आपको ग्रामर की रेंज शो करनी है, उसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आर्टिकल से रिलेटेड, या फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या फिर जो आपकी रेंज है, यानी कि आप सिर्फ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही ऐड कर रहे हो, आपने कोई भी सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया तो भी वो सही नहीं। मतलब आपको अपनी रेंज दिखानी है कि मुझे हर टाइप ऑफ सेंटेंस की नॉलेज है। ओके, तो ये आपको करना है। नंबर 7 जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप अपना ऐसे लिखने के बाद उसे रीचेक जरूर करें, चेक यूर ऐसे अगेन। उससे क्या होगा कि आपको जो छोटी छोटी सी आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की होंगी ना, वो आपको अपने आप से पता लग जाएंगी जब आप उसे दोबारा पढ़ोगे। जैसे कि किसी के पीछे एस आना था, ई एस आना था, या वो आपने सिंगुलर लिख दिया वहाँ पर प्लूरल था, या फिर आपने पास्ट में लिख दिया जबकि बात फ्यूचर की थी। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो है ना वो आपका बैंड स्कोर कट कर देती है। बट अगर आप दोबारा रीड करोगे तो आप इन गलतियों को अच्छे से एनालाइज कर लोगे। और एक और फ़ायदा होगा जब आप दोबारा रीड करोगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि वाक्य में ही आपका ऐसे जो है वो सारे पॉइंट उसने कवर किए, टास्क रिस्पॉन्स ओके है या नहीं, क्या लिंकिंग अच्छे से हुई या नहीं, क्या लिंकिंग डिवाइस को आपने प्रॉपरली यूज़ किया कि नहीं। वो सारी बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप अपना ऐसे, जब आपने लिखा है उसे दोबारा पढ़ोगे, क्या वो आपको वाक्य में ही समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो डेफिनेटली एग्जामिनर भी उसे समझ लेगा। सो ये जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये तो हुई बात कि किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्किंग क्राइटेरिया की, कि उनको स्टूडेंट्स बहुत से गलत वे में लेते हैं और गलत समझने की वजह से ही उनका बैंड स्कोर नहीं आ पाता। फर्स्ट है टास्क रिस्पॉन्स, जिसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो आपको टॉपिक पूछा गया है उसका आपको फुल्ली आंसर करना है, तभी आपका टास्क रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है। कोहेरेंस एंड कहीजन की अगर बात की जाए, वो आपका सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग डिवाइसेस तक सीमित नहीं है, उससे भी परे है। उससे परे कैसे है वो डेफिनेटली एक वीडियो स्पेशल बनेगी जिसमें हम सिर्फ कोहेरेंस एंड कहीजन के एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेंज होनी चाहिए आपकी वोकेबलरी की। ये नहीं है कि आपको एडवांस वोकेबलरी ऐड करनी है, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। आपको एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर आपके पास ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है तो ट्रैवल से रिलेटेड आपके पास वोकैब होनी चाहिए। ओके, देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, उसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इन चारों फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के, ये चारों मार्किंग क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रख के जब आप ऐसे लिखोगे और लिखने के बाद जब आप चेक करोगे कि क्या चारों मार्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरा ऐसे ओके है, तब आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हुई या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक, आपके कमेंट हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आप हमारे लिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसा ऐसा अच्छा कंटेंट और लेकर आएँ। मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हो कि हम आपके लिए लेकर आएँ। क्या हम जो है राइटिंग सीरीज लेकर आए, रीडिंग सीरीज लेकर आए, या फिर लिसनिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम है, किस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं जो हम क्लियर कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।